श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम आज जो प्रकरण ले रहे हैं उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि जैसे पांडे साहब ने मुंबई से चंद्र स्पष्ट की एक विधि बताई, नवराज जी शर्मा साहब ने भी एक विधि बताई, एक विधि मैंने बताई। इस प्रकार यदि विधियों पे विधियां करते जाएंगे तो न तो ये आएगी न वो आएगी। अगर कोई भी चीज एक सीखना है तो उसी को सीखते जाएं। मैं भाई सारी विधियां सीखना है तो और बहुत सारी विधियां हैं, भले वो करा दूंगा मैं, पर न ये आएगी न वो आएगी। अगर कोई क्रिया सीखनी है तो पहले एक बार एक विधि सीख लें। पर अलग अलग विधियां भी यदि करना हो तो सभी अपन हल करके देख लेते हैं। पर उसमें दोष फिर ये रहेगा कि गत वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। गत वर्ष क्या हुआ था कि हम जो है ये भी बता दो, फिर ये मध्यम सूर्योदय ने, लोकल सूर्योदय ने, स्टैंडर्ड सूर्योदय, तीन तीन प्रकार के क्या होते हैं ये। तो फिर मैंने एबीसीडी नाम देके कर दिया। मैंने कहा ये मान ए आएगा, ये बी आएगा, ये सी आएगा, ये एक्स आएगा, ये वाई आएगा, ये जेड आएगा, और उसके बाद ये फाइनल सूर्योदय आएगा। तो सबके ऊपर से जाने लग गए उस समय। तो कार्य ऐसा करें कि जो सस्ता पड़ता हो, सरल पड़ता हो। तो अब आपको भयात भभोग से संबंधित क्या प्रश्न था वो बोलो। भयात हमेशा भभोग से कम आएगा। कम कितना भी हो सकता है, वो कम में हो सकता है एक पल भी हो, दो पल हो, पांच पल हो, भयात इतना भी हो सकता है। पर भभोग से ज्यादा कभी नहीं होगा। भभोग 68 कभी नहीं आएगा, 68 से कम ही आएगा हमेशा। और 50 कभी नहीं होगा, 50 से ऊपर ऊपर ही रहेगा। भभोग हमेशा 50 से ऊपर होगा, 68 से कम होगा। इस बात को ध्यान में रखें। अब और कोई प्रश्न हो तो ठीक, नहीं तो अपन अगला एक प्रकरण चालू करते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अगर कोई समस्या है तो ग्रुप में डाल दिया करें। उसके लिए आप घंटी करेंगे तो मेरे क्या है, पंचांग भी चल रहा है, कक्षा भी रहती है, गुरुजी, परीक्षा। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ आयुष। जो 4 तारीख का उदाहरण था, हाँ 4 अप्रैल 2023 का, उसको आप थोड़ा भयावह बना के दिखा दीजिए ना गुरुजी थोड़ा। वो एक 4 अप्रैल। भाई जी कह रहे थे कि आप, हाँ, एक 4 अप्रैल का, 1 मिनट बता रहा हूँ, 15 अप्रैल का, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल का। हाँ 2023 का। वो कह रहे थे कि आप जो बनाए हैं गलत है। मम्मी हो गया, मम्मी 59, 36। ये आपका भवोग होगा। आप देखो, क्षय नक्षत्र का नियम लिखा रखा है मैंने। आपके यही आ रहा है क्या? हाँ मेरा तो वही आ रहा है। अब 1 मिनट मैं फिर भी देख ले रहा हूँ। 55, जी गुरु जी यही आ रहा है। और इष्ट गति क्या है?
एक मिनट, इष्ट घटी जो है गुरुजी, इष्ट घटी है 7, 21, 57। 7, 21, 57। जी गुरुजी। इसमें से ये घटा देंगे श्रवण का मान 7, 36। जी गुरुजी। नहीं, 3, 27। 3, 27, हाँ। घटा देंगे तो 11 में से 7 गए तो 4, ये 57। और 8 में से 3 गए 5, और 7 में से 4 गए 3, ये 72। जी गुरुजी। आपके क्या आ रहा है? यही आ रहा है मेरा भी। बस तो ये सही है। भगो भयात, वो ये तो सही है। बैद जी कह रहे थे कि आपका गलत है, बैद जी कह रहे थे कि आपका गलत है, ये जो ग्रुप में डाले हैं ऐसे नहीं आएगा। नहीं, ऐसे आएगा। तो मैं घबरा ये गया, मैं कहा कहीं मेरा गलत तो नहीं है। नहीं, ये भगोग सही है, और भयात भी ये सही है। पर आपने मुंबई का सूर्योदय निकाल के बनाया था, कहाँ का इसमें ये उदाहरण? ये वाराणसी का है गुरुजी उदाहरण। तो वाराणसी का सूर्योदय निकाल के बनाया के? हाँ हाँ, वाराणसी का सूर्योदय निकाल के बनाया था। वाराणसी का सूर्योदय था, हाँ। 1 मिनट, 5, 5, 43, 13। नहीं, बस तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने वाराणसी का सूर्योदय बनाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी गुरुजी। हाँ। अब अगला कोई किसी का प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। अब हम प्रकरण महादशा वाला ले ले क्या? महादशा का प्रकरण भी स्वतंत्र है, ग्रह स्पष्ट का प्रकरण भी स्वतंत्र है, और फिर लग्न स्पष्ट और भाव स्पष्ट का प्रकरण भी स्वतंत्र है। तो क्या लूं, बोले? लग्न स्पष्ट ले लीजिए सर। लग्न स्पष्ट, ठीक है। आज अपना उदाहरण था 27 अप्रैल का, 27/4/2023, और इसमें समय क्या था? 6:35। और इसमें इष्ट घटी क्या थी? इष्ट घटी निकाली थी अपनों ने, वो बताओ। इष्ट निकाला था नहीं इसका? स्थान दिल्ली, अक्षांश 28-38, रेखांश 77-17, स्टैंडर्ड अंतर। इष्ट घटी निकाली थी, वो बताओ नहीं मेरे को। अंठावन है। हम्म? 158। 1:58, ठीक है। और सूर्य स्पष्ट कल कराया था वो, इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट कराया था नहीं कल, जन्म समय का सूर्य स्पष्ट, वो बताएं। 0, 12, 21, 21। 0, 12, 21। 21। हाँ, 21 ठीक है। जी। हाँ, और 82.5 ऋण 77 17 डिग्री बराबर × 4।
स्टैंडर्ड अंतर है, स्टैंडर्ड अंतर ऋण 2052। और अयनांश क्या निकाला था? अयनांश बोलो। 24 10 49 24 10 10 49। 49 जी। देखिए अब लग्न साधन वाला हमारा प्रकरण है। लग्न साधन, इसमें कुछ नहीं करना है, इष्ट गति लेंगे या इष्ट गति लिखेंगे, उसके बाद सूर्य के राशि अंश का मान लिखेंगे, उसके बाद कला का, फिर विकला का, इन सबको जोड़ देंगे और उस मान को उसी लग्न सारणी में ढूंढ लेंगे तो लग्न स्पष्ट हो जाएगा। ये इतना सा काम है बस। अगर फिर भी परिभाषा याद नहीं रहे तो आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। विश्व सायन लग्न सारणी में आपको इसकी पूरी विधि मिल जाएगी। ये विश्व सायन लग्न सारणी सबके पास पहुंच चुकी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ और बाद में जुड़े हैं, उनकी पुस्तकें मैं शीघ्र पहुंचाने वाला हूं। देखिए पहले तो सायन सूर्य बनाना पड़ेगा। अपनी पुस्तक का उपयोग करने से पहले सूर्य को सायन करो। निर्यण सूर्य 0 12 21 21। अयनांश इसमें जोड़ेंगे 24 10 49। अयनांश 9 और 1 10, ये 60 बन रहे हैं तो एक आगे जोड़ देंगे। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 24 और 2 26 और 0। इष्टकालिक सायन सूर्य स्पष्ट। गुरुजी ये सायन सूर्य 24 में है? 24 में 12 जुड़ के एक राशि बनेगी, एक राशि बनेगी। 4 और 2 6 और 2 और 1 3, एक राशि बनेगी। सही है। 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 हो गए। 36 की एक राशि बन जाएगी। ठीक है। अब इस सायन सूर्य स्पष्ट से हम लग्न सारणी से मान लेंगे और उसमें इष्ट गति जोड़ेंगे। तो इष्ट गति ऊपर ही ऊपर लिख देंगे हम। इष्ट गति 1 58। सूर्य, यहां सूर्य कौन सा लेंगे? सायन सूर्य। सायन सूर्य, सायन सूर्य की 1 6 का मान। देखिए कुछ भी नहीं करना है, उल्टे हाथ पर 0 से लगाकर 11 तक राशियां दी है और ऊपर 0 से लगाकर 29 तक अंश दिए हैं। इधर से राशि लेंगे, इधर से अंश लेंगे, दोनों को मिला देंगे, जो मान आएगा उस वो यहां लिख देंगे। फिर एक राशि का कला विकला साधक सारणी में जाएंगे, वहां से मान लेंगे 32 कला का, 32 कला का मान लेंगे, वो भी यहां लिख देंगे। फिर 10 का विकला का मान लेंगे,
वो भी यहाँ लिख देंगे, एक पेड़ी पीछे खिसकाते हुए इन सबको जोड़ देंगे और इस योगफल को वापस लग्न सारणी में ढूंढेंगे तो आपका लग्न स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर 1-6 का मान लेता हूं, परंतु लग्न सारणी कौन सी लेना है उसका निराकरण करेंगे आप 28-38 से। अब या तो 28-30 की सारणी है या 28-40 की है, तो 30 और 40 में 10 कला का अंतर है और उस 10 कला में ये 28-40 के पास में पड़ती है, तो 28-40 के पास होने से 28-40 की टेबल निकालेंगे। सभी जो पढ़ने वाले हैं उनको मैंने ये पुस्तकें दो दो भेजी है, दो दो भेजी है, तो किसी को दे मत देना, क्योंकि एक पुस्तक में कोई मिस्टेक है वो एक पुस्तक मिस्टेक वाली साथ में, ताकि उसका उपयोग अभी आप कर सकें, और एक पुस्तक अच्छी वाली, ये 2 सेट भेजे हैं मैंने आप सबको। तो आप अच्छी वाली पुस्तक को अच्छी जगह रख दें, अच्छी जगह का अर्थ है सुरक्षित रख दें, और जो खराब वाली पुस्तक जिसमें मिस्टेक है उसका उपयोग अभी करें, ताकि अध्ययन करने में कभी फटफुटा भी जाए तो भी दूसरी पुस्तक उपयोग में आ जाएगी। और ऐसे भी हैं सदस्य जिनके पास 3-3, 4-4 सेट हो गए, ऐसे भी सदस्य हैं क्योंकि वे 3 बार पढ़ चुके हैं तो 2 बार 2-2 भेजी और शायद 1 बार 1 भेजी, तो ऐसे 5 सेट हो गए उनके पास। तो देखिए पेज नंबर 408 निकालेंगे और 408 निकाल के उसमें उल्टे हाथ की तरफ से एक राशि देखेंगे और ऊपर से 6 को देखेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। मिलाओ, एक वृषभ लिखा है उसको पकड़ो और ऊपर से 6 उतारो, दोनों को मिलाया तो 4, 22, 41 मिला। पेज नंबर 408, 4, 22, 41। अब हमारे पास बचा 32 कला, ये 32 कला यहां लिखता हूं मैं। इस 32 कला का जो मान है वो कला विकला साधक सारणी में पेज नंबर 409 पर देखेंगे। तो पहला ब्रैकेट है 0 और 11 राशि का और दूसरा ब्रैकेट है 1 और 10 राशि का। तो हमें 1 और 10 राशि वाले में जाना है, क्योंकि हमारी राशि क्या है सूर्य की, 1 है। तो 1 में 32 कला के नीचे जो मान दिया है वो देखो, 32 के नीचे मान दिया है 4, 22, 56। एक पेड़ी पीछे खिसकेंगे, 4, 22, 56। किसी को नहीं मिला हो तो बोल लो, अभी भी अभी बता दो। सर मिला नहीं है कौन जगह पर? आप का नाम बता के पूछे ताकि मुझे भी ध्यान रहे। गुरुदेव शिवराम गोला। अच्छा, पेज नंबर 409 निकालो। हाँ सर निकाल लिया। उसमें 1 वृषभ और 10 कुंभ लिखा है। हाँ ये 1 वृषभ और 10 कुंभ के लिए ये पूरा ब्रैकेट है। अब 10 कुंभ के सामने देखो आप 30, 31, 32 लिखा है। हाँ 30, 31, 32 मिल गया सर। तो हमें 32 का मान लेना है, क्योंकि हमारा 1, 6, 32 है, तो 1 राशि का और 10 राशि का एक ही मान है। तो 32 के नीचे 4, 22, 56 लिखा है, मिला? हाँ ओके गुरुदेव। ठीक गुरुजी, है। एक प्रश्न अब था। इसी प्रकार 10 का मान लेंगे, 10 विकला का, 10 विकला का मान उसी में देखो आप 10 के नीचे 1, 22, 10 मिल रहा है। जोड़ दो इनको, 10, 8, 5 और 2, 7 में से 6, 78 हो रहे हैं। वो स्पीकर बंद करोगे तो ठीक, नहीं तो मेरी आवाज मुझे आ रही है। स्पीकर किसका चल रहा है? ठीक है, यहां पर 78 होते हैं जो कि 60 से ज्यादा है, तो 60 का भाग लगा के 1 आगे जोड़ देंगे। तो 1 हसील का और 1 ये 2, 2 और 2 4 और 1 5।
2 और 4 6 65 होते हैं। 65 के 5 हासिल 1 हासिल को यहाँ जोड़ेंगे, 1 और 4 5 और 2 7 और 8 15 हासिल 1 को इसमें जोड़ा, 1 और 2 3 3 और 5 8 में से 6 गए 2 और 1 हासिल आगे जोड़ देंगे, 1 और 4 5 5 और 1 6। ये आपका योग आ गया घटी पल विपल प्रतिविपल तत्प्रतिविपल। इतना सूक्ष्म शुद्ध मान आ रहा है इसमें। अब देखो 6 25 हमें क्या ढूंढना है कि इधर मान लो 5 50 है। गुरुदेव हाँ 22 और 4 26 हो जाते गुरुदेव। यहाँ 4 22 41 4 22 41 में 4 22 हाँ 22 और 4 26 और 58। अच्छा जी जी गुरुदेव 3 है ना इसमें फिगर। जी जी गुरुदेव 58 22 और 4। जी गुरुजी ये गलत हो रहा है। ऊपर इष्ट घटी हो रही है, ऊपर वाली इष्ट घटी है गुरुजी, नीचे मान तो यहाँ से है 4 22। मैंने आपसे क्या कहा था, इष्ट गति भी जोड़ना है इसमें। ठीक हो गया गुरुजी। इष्ट गति भी इसमें जोड़ना है, इन मानों को भी जोड़ना है, सभी को जोड़ना है। ये इनको जोड़ना है। तो गुरुजी ये 0 11 मीन 1 10 कुंभ, ये इसका मतलब क्या है गुरुजी? 0 मेष और 11 मीन का अर्थ है कि वो मेष राशि के कला विकला साधक सारणी और मीन राशि की कला विकला साधक सारणी एक ही है। अच्छा अच्छा जी गुरुजी ठीक। 8 और 2 10 4 14 और 1 15 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8 में से 6 गए 2 1 आगे बढ़ जाएगा तो 1 4 और 1 5 और 1 6। अब इसको वापस ढूंढ लेंगे हम सारणी में। सारणी में हम इसको वापस ढूंढेंगे तो 408 पेज पे 28 40 की सारणी में ढूंढेंगे तो मान मिल जाएगा। देखिए आपको क्या ढूंढना है कि मान लो पहले ये का ये मान नहीं मिलेगा, आगे के 3 फिगर को देखना है। घटी पल और विपल यहां तक का मिलाना है। अब आगे मिला 6 27 और जो भी है 22 या यहाँ 21 है, ठीक है, ऐसा मिला। तो ये मान इससे कम है और इससे अधिक है 6 25, ये 5 50 है और ये 6 27 है। तो ये मान इससे कम है और इससे अधिक है, इसलिए हमें ये मान लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा मान ढूंढो इस सारणी में कहां मिलता है। देखिए ये मिलेगा आपको एक वृषभ के सामने, एक वृषभ और 20 21 के नीचे, 20 21 के नीचे, 21 के नीचे 6 25 57, 6 25 57 इससे ज्यादा है 21 वाला, और 20 वाला इससे कम है। इसलिए हमारा जो आगे का मान है वो तो लग्न होगा। आगे का मान कितना है इसके आगे 6 17 44, इसके ठीक सामने है 1 और इसके ठीक ऊपर है 20। तो 1 और ये 20 सायन लग्न होगा ये। तो अब आपको 6 17 44 लेना है, 6 25 57 क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो इससे ज्यादा है। हम 6 17 44 लेंगे, वो इसमें से घटा देंगे। 6 17 44 घटाना है। अब पहले जोड़ते गए थे, अब घटाते जाओ तो यहां का मान आ जाएगा 10 18 1 2 7, ये बचा। यहां नहीं बचना चाहिए, अगर पहले स्थान पर बच रहा है तो हमने गलत लिया है।
अब इस एक राशि के सामने चलेंगे, ये जो लग्न आया है उस राशि के सामने कला विकला ढूंढना है आपको। तो एक वृषभ, पेज नंबर 409, एक वृषभ में 7 21 ढूंढना है आपको। एक वृषभ 10 कुंभ, पूरे का ब्रैकेट एक है, तो 7 21 ढूंढो आप। तो 7 21 तो नहीं मिलते हैं, परंतु 7 23 43 मिलते हैं और 7 15 30 मिलते हैं। तो हम उससे कम वाला लेंगे। किससे? इससे कम वाला। इससे कम वाला क्या आता है? 7 15 30। 7 15 30। और जहां से 7 15 लिए उसके ऊपर क्या लिखा है? उसके ऊपर लिखा है 53। तो वो 53 यहां लिखना है। अब इसको घटा दो, 10 बचे ऐसे कैसे? 8, एक इधर से लिया तो यहां हो गए 78, 7 में से 3 गए 4 और 5 बचा। अब इसको फिर वहीं पे ढूंढो कला विकला साधक सारणी में। 5 48, तो 5 48 तो नहीं मिलते हैं, परंतु हमें मिलते हैं 5 45 और 5 53। तो हमें 5 45 7 लेना है। 5 45 7, 10 में 7 3 0, 8 में से 5 3, बस 3 3 बच गए। और इसके ऊपर क्या लिखा है? 5 45 7 के ऊपर 42, इसलिए हमारे 42 हो गए। राशि, अंश, कला विकला, हमारा ये लग्न साधन हो गया। कुछ भी नहीं करना है, इतनी सी जोड़ में लग्न साधन आ रहा है। अब आप कहेंगे ये तो पंचांग में दी गई सारणियों से भी आ जाता है, तो वो गलत आएगा। वो गलत क्यों आएगा? मान लो आज हमारे अयनांश 24 अंश 10 कला 49 विकला है, तो यहाँ 49 का मान भी निकल के आ रहा है। और यदि यहाँ कल जाके और 50 हो जाएंगे तो 50 का मान भी आ रहा है। पर हमारी जो लग्न साधक सारणियां पंचांगों में बनी हुई है, सारे पंचांगों में, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अलग से है। स्वयं भादवा माता पंचांग में भी वही सारणी है। और जितने पंचांग प्रकाशित होते हैं वो या तो 24 अयनांश की है, या 24.5 अयनांश की है, या फिर 25 अयनांश की है। तो जब वो अयनांश 24 होंगे, उसी एक दिन के लिए शुद्ध होगी, बाकी वो अशुद्ध परिणाम देगी। परंतु ये टेबल जब तक आपके पास रहेगी, अयनांश कुछ भी हो जाए कोई परिवर्तन नहीं होना, क्योंकि अयनांश का इसमें योग हो रहा है और फिर घटा रहे हैं हम। गुरुजी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ गुरुजी, यह 7 15 30 कैसे आया है? ये मान ये समझ में नहीं आया मेरा इसमें फाइनेंस देखने में। आप पेज नंबर 409 पर कला विकला साधक सारणी देखें। हाँ जी। अब जो ये बचा हुआ मान है ना, इसको इसमें ढूंढना है आपको कला विकला साधक सारणी में। पर ढूंढना कहाँ है? जहां आपका जो लग्न हो। यहां हमारा लग्न क्या है? एक है, इसलिए एक वाली लाइन जो ब्रैकेट है हमारा, एक वाले ब्रैकेट में ढूंढना है। तो एक वाले ब्रैकेट में 0 0 0 8 0 16 0 24। अब इस लाइन में तो 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 आ रहे हैं। और उसके बाद इसके नीचे उतरे हम तो 4 4 आ गए। हमको 7 चाहिए, तो 7 तक पहुंचेंगे तो एक तो 7 7 17 आ रहा है, वो कम है। इसके बाद 7 15 30 आ रहा है, वो कम है इससे। परंतु इससे अगला वाला जो है 7 23 43, वो ज्यादा है। इसलिए ज्यादा वाला नहीं लेते हुए कम वाला लेंगे, 7 15 30। अब 7 15 30 लिया तो इसके ऊपर जो 53 लिखे थे वो मैंने यहां लिख दिए। आ गया समझ में? हाँ जी। फिर 5 45 0 7 आया जो नीचे, वो फिर 5 48 को ढूंढेंगे इसी में वृषभ लग्न के सामने। एक वृषभ वाले ब्रैकेट में 5 ढूंढेंगे, तो 5 12 है, फिर 5 20 है, फिर 5 28 36 45,
और हमारा 548 है, तो या तो 553 मिल रहा है या 545 मिल रहा है, तो हमें 545 लिया और इसके ऊपर 42 लिखे थे, वो 42 यहाँ लिख दिए और 545 साथ यहाँ लिख के घटा दिया। ठीक है जय गुरु जी, धन्यवाद जी। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा भविष्य में कभी कभी। और उदाहरण करेंगे अपन, अभी एक और करता हूं उसमें आ जाएगा। इसमें से अयनांश घटा दो, 24 10 49, 24 10 49 घटाया, क्या अयनांश। अगर कहीं अटक रहे हैं तो अटकना नहीं है, विधि पूरी विस्तार से लिख रखी है मैंने। 12 में से 9 गए तो 3, 10 में से 5 गए तो 5, 3 में से 1 गया 2, यहां 1 हासिल ले लिया था कि, तो या तो 2 बच गए, 1 कम हो गया। 5 में से 1 गया 4, 10 में से 4 गए 6, 3 इधर आए 50, 50 में से 24 गए तो 26, यहां 0 बच गया। ये निर्यण लग्न स्पष्ट है, निर्यण लग्न स्पष्ट, एकदम से शुद्ध है ये, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी कोई मिस्टेक नहीं है। अब लेते हैं हम उन उदाहरणों को, मेरे साथ करते जाना, और नहीं करेंगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा। अगर 3 बार कर लिया, 1 मैंने कराया 2 आपने कर लिया, तो फिर नहीं अटकेंगे। अब देखिए इस योग को फिर से लिखते हैं, इसको क्या कहेंगे, योग। इस योग को हम यहां लिखें। अब क्या कर रहे हैं, दशम लग्न साधन, दशम लग्न साधन। आपको इसमें न तो दशम का इष्ट बनाना है, न कोई कष्ट बनाना है, न नत बनाना है, न उन्नत बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है। सीधा ये योग लिया और इसको दशम लग्न सारणी में ढूंढेंगे तो दशम लग्न आ जाएगा। योग, योग क्या है हमारा, 6 25 5 18 10, ठीक है। अब इस योग को कहां पर ढूंढना है, दशम लग्न साधक सारणी में। दशम लग्न साधक सारिणी कहां पर है, पहले वो ढूंढो। तो दशम लग्न साधक सारिणी आपको मिलेगी पेज नंबर 62 पर। पेज नंबर 62, उसमें आपको ढूंढना है 6 25 5। 6 25 5 नीचे मिलेंगे 10 कुंभ के सामने। तो देखिए हमें मिलते हैं या तो 6 21 मिलते हैं या फिर 6 31 मिलते हैं। तो 6 21 48 छोटे हैं इसलिए इनको लेंगे, 6 21 48 इनको लिया। अब दशम लग्न लिखना है हमें, दशम लग्न, इसको सायन भी कहेंगे, सायन आएगा ये ध्यान रखना, दशम लग्न सायन। तो आगे कितनी राशि आ रही है, 10। देखो आप इसको ढूंढो, 6 21 48 कहां मिलता है, 10 राशि के सामने और 6 के नीचे, तो यहां पर 6 आ जाएगा। 10 और 6 को मिलाएं तो ये मान आ जाता है। अब अगर 10 और 7 का मान लेंगे तो इससे ज्यादा होगा, उसको नहीं लेना है। इससे ठीक कम वाला मान लेना है, 10 18, 15 में से 8 7, 6 में से 5 1, 3 0। आगे 0 है, ये कोई दिक्कत नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं।
अब इसको ढूंढना है कला विकला साधक सारणी में, परंतु ढूंढना कहां पर है? 10 कुंभ के सामने। 10 कुंभ कहां पर मिल रही है वो देखो पहले। उस 10 कुंभ में 3 17 ढूंढना है। तो 10 कुंभ में 3 17 तो नहीं मिलते, या तो 3 9 मिलते हैं या फिर 3 19 मिलते हैं। तो 3 9 आएंगे क्योंकि 3 19 ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 9 22 लेंगे, और जो 19 इसके ऊपर है उसको यहां लिखेंगे, और 3 9 22, 3 9 22 घटा देंगे, 10 बचे, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 17 में से 10 गए 7। देखिए 3 9 22 जो हमने लिए हैं, इसके ऊपर 19 लिखे थे, इसलिए 19 यहां लिख दिए और ये यहां लिख दिए। अब 7 56 10 ढूंढना है इसमें, तो 7 58 मिलता है या फिर 7 48 मिलता है। ढूंढे, आप ढूंढे। सात 48 7 48 26 26 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 15 में से 8 गए 7, बस हो गया। हमारा लग्न, राशि, अंश, कला और विकला यही चाहिए था। अब इसमें से हम अयनांश घटा देंगे। अयनांश घटा दो इसमें से 24 10 गुरुदेव 7 48 कहाँ से मिला? 7 48 जो है वो हमारा लग्न क्या है? 10 है ना जी। तो 10 का जो ब्रैकेट है, उस 10 के ब्रैकेट में कला विकला साधक सारणी में ढूंढेंगे। पहला मान 10 6 वाला जो ढूंढा हमने, ये पहला वाला मान तो लग्न सारणी में ढूंढेंगे, और बाद के ये दोनों मान हैं, ये कला विकला साधक सारणी में ढूंढेंगे। तो कला विकला साधक सारणी में ढूंढने से हमें ये 7 48 26 मिला। जो हमारा लग्न आया उसी वाली कला विकला साधक सारणी में इसको ढूंढना पड़ेगा। देखिए आपका लग्न 10 आया, तो 10 का जो ब्रैकेट है, 1 वृषभ और 10 कुंभ दोनों का एक ही ब्रैकेट है ये। इस ब्रैकेट के अंदर हम ढूंढेंगे कितना? 3 9 22 ढूंढेंगे पहले, और उसी में ढूंढेंगे 7 48, इसी में जो हमारा लग्न है उसमें। और कोई समझ में नहीं आया हो तो बोले, और फिर भी समझ में नहीं आए तो इसमें और उदाहरण दे रखे कई पुस्तक में, तो उससे भी आप देख सकते हैं। 3 9 22 कहाँ पर है गुरुजी? इसमें किसमें? इसमें ये 3 9 22 कहाँ है? मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें कुंभ में 3 9 22 आप 10 वाली लाइन में देखें, कला विकला साधक सारणी पेज नंबर 63, उसमें 3 9 22 मिलेंगे। एक शिवराम जी बंद करें। ओके सर। एक वृषभ वाली लाइन में आप ढूंढे 0 0 0 1 1 1 1 1 और 2 2 2 2 और फिर 3 9 22 मिले। हाँ जी। बस ये पहली बार में ये घटाए, और दूसरी बार में फिर घटाएंगे हम, वापस जो बचे उनको ढूंढना है। ये 3 9 22 मिले, इसके ऊपर कितने लिखे हैं? 19 लिखे हैं। 19 लिखे हैं। हैं? हाँ जी 19। हाँ, तो वो 19 यहाँ लिखे मैंने, अंश के बाद कला लिखे,
और फिर वापस इस मान को ढूंढेंगे। तो 756 ढूंढना है हमें, तो 756 तो नहीं मिलता है, परंतु या तो 758 मिलता है या 748 मिलता है। तो चूंकि 748 जो है वो इससे कम है और 758 ज्यादा है, इसलिए 748 लेंगे। और 748 के ऊपर क्या लिखा है? 47 लिखा है। वो 47 यहाँ लिखा और वो यहाँ लिख के घटा दिए। ठीक हो गया जी। आ गया समझ में? हाँ गुरुजी, ये निर्णय और सायन क्या होते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। निर्यण और सायन जो है, मैंने एक दिन चित्र बना के बताया था कि ये है, हम इस बिंदु पर खड़े हैं, वापस यहां से चलकर हम यहां पहुंचेंगे, वहां तक हमारा जो ये बिंदु था वो चलकर यहाँ आ जाएगा 50 विकला। तो हम यहां तक नहीं रुकते हुए यहां तक आएंगे, यहां तक आना पड़ेगा, इसको सायन कहते हैं। और यहां तक आने तक को हम निर्यण कहते हैं। मतलब आयन की एक गति है जो वो खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, तो हम वो खिसकने वाले को तो सायन कहते हैं, खिसक के कहां चला गया। और जिस बिंदु से वो खिसकना प्रारंभ हुआ उस बिंदु तक को हम कहते हैं निर्यण। हमारे भारत में ये गुरुजी आप सुन पा रहे? हाँ गुरुजी ये निर्यण पद्धति क्या है गुरुजी? निर्यण पद्धति, हमारे भारत में निर्यण पद्धति प्रचलित है। क्या है कि हमारे जितने भी ग्रंथ है, अभी मेरा एक ग्रुप और है, उसके अंदर ये विवाद चल रहा था कि भाई निर्यण का कहीं कुछ लिखा ही नहीं गया है। निर्यण की लिखने की जरूरत ही नहीं। हमारे जितने भी ज्योतिष ग्रंथ है, मतलब ज्योतिष ग्रंथ का अर्थ है कि एक तो 3 प्रकार के ग्रंथ है। कौन कौन से? एक तो सिद्धांत, सिद्धांत के बाद जो आता है वो करण, करण के बाद आता है तंत्र। तो अगर युगादि गणित की जाती है किसी युग के प्रारंभ से, तो उससे कहते हैं हम तंत्र वाला। और किसी अभिष्ट शक से गणित करते हैं तो वो करण ग्रंथ है। और जो सृष्टि के आरंभ से गणित करते हैं तो उसको कहते हैं सिद्धांत ग्रंथ। तो इन ये मेरी आवाज डबल आ रही है, दूसरे सुन नहीं पा रहे होंगे, उनको गड़बड़ी लग रही होगी। तो ऐसा है कि वैसे सभी स्पीकर चालू कर लो जो अच्छा रहेगा, ताकि वो एक प्रेम से नहीं सुन सके कोई भी। तो है कि हमारे जितने भी सिद्धांत ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ, करण ग्रंथ, 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। वो तीनों प्रकार के जो पंचांग निर्माण के ग्रंथ हैं वे सभी के सभी निर्यण ही लिखे गए हैं, उनमें कहीं सायन है ही नहीं है। अब ये फिर वो विवाद में क्या आता है कि अरे भाई नहीं, उनको तो सायन का ज्ञान नहीं था। तो हमारे ऋषि मुनियों को सायन का ज्ञान भी था, निर्यण का ज्ञान भी था। इसलिए उनने सूर्य सिद्धांत लिखा सबसे पहले। सूर्य सिद्धांत का ज्ञान भगवान सूर्य ने स्वयं अपने अंश पुरुष को दिया और अंश पुरुष ने बाद में आगे सृष्टि में प्रचलित किया, एक के बाद एक आगे बढ़ता गया। तो भगवान सूर्य ने जब गणित दिया तो सूर्य सिद्धांत था आदि ग्रंथ। सबसे पहला जो पंचांग निर्माण का ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत है। या और कोई शास्त्रार्थ करे और कोई कह दे नहीं साहब ये नहीं है, वो तो वो ग्रंथ है, कोई बात नहीं। पर सभी करण ग्रंथों में या सिद्धांत ग्रंथों में अयनांश साधन की विधि दे रखी है। अयनांश साधन करके हमारे जो ग्रंथों से आया हुआ ग्रह स्पष्ट हैं, उसमें वो अयनांश जोड़ेंगे तो वो सायन बन जाएगा। ये पद्धति हमारे सभी करण ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ में बताई गई है। इसलिए ये जो शास्त्रार्थ करते हैं ये बेकारी करते हैं। अरे ये तो विदेश से आया है, विदेश से कुछ भी नहीं आया है। विदेश वाले सायन को ही मानते हैं। उनका कहना है कि जो ग्रह जहां खिसक गया हम तो उसको वहां मानेंगे, जो हमारा मूल बिंदु था वो खिसक के थोड़ा आगे आ गया तो हम तो उसको मानेंगे। अयन बिंदु आगे आ गया तो हम उसको मानेंगे। वाह भैया तुम उसको मानो। तो भारत में जो
अब नए नए पढ़ रहे हैं, कुछ अंग्रेजी मीडियम वाले लोग हैं जो अंग्रेजी में बोलना ज्यादा अच्छा मानते हैं, वे लोग कहते हैं नहीं साइंस सही है। पर हमारे ऋषि मुनियों को साइंस का ज्ञान था, निरीयण का भी ज्ञान था, और निरीयण का उनको ज्ञान था तो उनने पंचांग निर्माण की पद्धति निरीयण ही बताई है। अब विवाद ये खड़ा हो रहा है कि ये जो ऋतुएं हैं ना, ये गड़बड़ा गई है। मुझे नहीं लगता है कोई गड़बड़ा गई है। हम जब पढ़ते हैं कि भाद्रपद मास था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और निश्चित काल में भगवान का जन्म हुआ था, तो उस समय वर्षा ऋतु थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तो वो आज भी भाद्रपद मास में वर्षा ऋतु ही है, लगभग वो का वही चल रहा है। भाद्रपद मास में मूसलाधार वर्षा होती है, वर्षा ऋतु ही मानते हम। वैसे तो वर्षा विगत शरद ऋतु आ जाती है वहां पे कभी कभी, पर देखा जाए तो वो वर्षा ऋतु ही है। एक मोटे रूप में 3 ऋतु है मुख्य, वर्षा, गर्मी और शीत, ठंड, गर्म और वर्षा। तो इन 3 मौसम को हम आगे पीछे, मैं तो नहीं देख रहा हूं, कभी किसी को लग रहा हो पढ़े लिखे को तो वो एक अलग बात है। परंतु अब वो कह रहे हैं कि साहब ये जब अयनांश 1000 साल, 2000 साल या 5000 साल बाद जब अयनांश घूम फिर के और यहाँ थे और वो यहाँ आ जाएंगे 90 डिग्री, मतलब 90 अंश चल चुके होंगे, तब 3 महीने आगे बढ़ जाएंगे, और 3 महीने आगे बढ़ जाएंगे तो ऋतुएं गड़बड़ा जाएगी। तो 3 महीने आगे बढ़ने में न तो हम रहेंगे, हमारे बेटे पोते भी नहीं रहेंगे। परंतु उसके लिए उनने वो सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ा जिसमें ये कहा गया है कि ये जो अयनांश यहां से चला यहां तक आएगा, कितना आएगा, 27 डिग्री, और फिर 27 डिग्री पीछे हट जाएगा। इसके बीच में वो दोलन करता है अयनांश। अयनांश 27 डिग्री से आगे नहीं जाएगा। इसलिए आप ये ना सोचे कि ऋतुएं सब गड़बड़ा जाएगी और उसके बाद क्या होगा, महीने चैत्र में वर्षा ऋतु आ जाएगी भविष्य में। तो अरे चैत्र में वर्षा ऋतु आएगी तब देखेंगे, अभी से क्यों तनाव पाले हुए हैं। कुछ भी नहीं होना है, सूर्य सिद्धांत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 27 डिग्री आगे जाएगा, फिर वापस लौट के 27 डिग्री पीछे चला जाएगा। इस 54 डिग्री के बीच में ही अयनांश दोलन करता है। बस इस मूल बिंदु से हटते हुए यहां तक जाता है अयन गति, अयन यहां तक जाता है, उसी को अयनांश कहते हैं, और फिर वापस रिटर्न होके वापस पीछे जाता है, ये अयन गति कहलाती है। यही अयनांश है, और इस अयनांश में से ये अंतर घटा देंगे तो वो आपका निरीयण हो जाएगा। ये सायन है। मान लो कोई ग्रह चल रहा है, वो उसमें यहां चल गया, अब उसमें से जो वर्तमान का समय घटा देंगे तो वो जो आएगा वो यहाँ का मान सायन है और यहाँ का मान निरीयण है। तो ये अंतर उसमें से घटा देना है आपको। मान लो अभी 24 डिग्री पर चल रहे हैं हम, अयनांश 24 डिग्री पर चल रहे हैं, तो ये 24 डिग्री यहाँ है और ये निरीयण यहाँ है। तो हमारा जो ग्रह स्पष्ट है उसमें से इतना मान घटा देंगे तो वो यहाँ का बता देगा कि भाई मूल बिंदु यहाँ है। अब कोई प्रश्न हो तो बोलो। परसों मैं ग्रुप में देख रहा था गुरुजी, वो कह रहे हैं कि सारे पंचांग अशुद्ध छप रहे हैं भारत के करके। अरे उनका नाम ही मत लो, उनका नाम ही नहीं लेना। अगर 100 जने कह रहे हैं कि अभी दिन है और 1 जना कह रहा नहीं अभी तो रात है, तो क्या उसको मान लेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एक ही मेरा पंचांग ही वैदिक है, बाकी तो सब काल्पनिक हो गए हैं करके। अगर काल्पनिक हो गए हैं तो हमारे तो पंचांग सारे ही सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, निरीय, अपने दृश्य या केतकी ग्रह गणित, इनसे बन रहे हैं। तो क्या इतने ग्रंथकार किसी को ज्ञान नहीं था कि ये अशुद्ध हो गए? हमारे भगवान सूर्य नारायण ने सूर्य सिद्धांत का ज्ञान दिया। हाँ, ये जरूर है कि उनकी गति स्थूल हो जाती है तो उसको दृश्य करना पड़ता है, पर अब बेकार किसी से उलझने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ मेरा पंचांगी सही है, हाँ तुम्हारा पंचांगी सही है। पहली फेंक पट्टी तो सबसे बड़ी उनकी ये है कि उनने क्या कहा कि मेरा वैदिक पंचांग है। चारों वेदों में से कहीं भी पंचांग बनाने की विधि नहीं लिखी गई। उसमें लिखे गए हैं 28 नक्षत्रों के मान है, 12 राशियां है
उनके गुण धर्मों पर विचार किया गया है, परंतु कहीं भी पंचांग निर्माण की विधि नहीं दी है। तो आपका पंचांग वैदिक कैसे हो गया बताएं भाई? जब वेद, या आप ये सिद्ध करो ना कि मैंने इस वेद से गणित किया है, या फिर लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ो कि भाई हम जो है वैदिक पंचांग बना रहे हैं। वैदिक काय का बना रहे हो आप? वैदिक पंचांग उसको कहते हैं जो वेद से ही बना हो, वैदिक भाषा। अब वैदिक भाषा में मैं हिंदी बोल रहा हूं और मैं कह दूं वैदिक भाषा में बोल रहा हूं मैं, तो कैसे वैदिक भाषा हो गई भैया? हुई नहीं ये तो। भाई मैं हिंदी बोल रहा हूं शुद्ध, अब इसको हम लोगों को जा जाके कहेंगे मैं तो वैदिक बोल रहा हूं। तो सायन पद्धति वो ग्रह कहाँ है उसको बताती है, निर्यण हमारे मूल बिंदु को बताती है। अब ऋतु खिसक के कहीं नहीं गई है, जो ऋतु जहां है वो वहीं है, मुझे तो यही लगता है। अगर आप महाभारत को देखो, कृष्ण भगवान के विष्णु पुराण आदि को देखो, उसमें लिखा है कि भाद्रपद में वर्षा ऋतु थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो आज भी भाद्रपद में वर्षा ऋतु रहती है और मूसलाधार वर्षा होती है। तो वो 5000 वर्ष से भी पहले जन्मे थे, उनमें और अभी में एक रूपता बैठ रही है। तो अब और कौन सा हमें संशोधन करना है या समाधान करना है? अब इसके अलावा और भी बता देता हूं मैं कि हमारे जो भगवान राम ने दशहरे पर विजय यात्रा के लिए बंदरों को भेजा था, जाओ खोज करके आओ। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा बीत गई थी, शरद ऋतु आ गई थी, तब भगवान ने देखा वर्षा ऋतु निकल गई है, अब हमें युद्ध की तैयारी करना चाहिए। तो उनके त्रेता युग में भी मतलब उनकी वर्षा ऋतु आश्विन महीने में निकली थी, और आज भी आश्विन महीने में वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। अगर कहीं इसमें कोई त्रुटि हो तो कोई भी विद्वान बताए मुझे कि इसमें क्या गड़बड़ है। परंतु अगर एक पंचांग हम जो वो उठा रहे सारे डाटा किसी एफएमरीज से, और सीधा का सीधा उठा के डाटा डाल रहे हैं, और डाटा डालने के बाद कह रहे हैं हम तो वैदिक पंचांग बना रहा हूं मैं। काय का वैदिक बना रहे हो आप? भाई आपने सीधा एफएमरीज से उठा के डाटा डाल दिया और फिर वैदिक की बातें करते हैं, गलत है ये बात। अब अगर 100 पंचांग कह रहे हैं कि भाई आज दीपावली है, आज दशहरा है, और हम 1 महीना पहले ही मना रहे हैं, तो वो कैसा लगेगा? लोग बात करते हैं व्रत पर्व में एकता की, और हम कर रहे हैं कि उस व्रत पर्व को कैसे 2 भागों में बांटा जाए। 1 महीना पहले एक दीपावली मनाएगा और 1 महीना बाद एक दीपावली बनाएगा। मतलब ये लोग क्या है कि सनातन धर्म की मजाक पट्टी बनाने के उसमें लगे हुए हैं। गुरुजी 1982 में हुआ था, एक बार दिवाली अशोज में, एक बार कार्तिक में। नहीं, उस समय क्या हुआ था कि ग्रह लागवी पंचांगों से अलग आ रहा था और दृश्य पंचांगों से अलग आ रहा था, इससे वो विवाद हुआ था। और उस पर आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब ने काफी प्रयत्न किए थे, और उनने काफी दौड़ धूप करके और लोगों को समझाना चाहा, पर कोई समझने को तैयार नहीं था। तो वो तो स्थूल गणित और दृश्य गणित के कारण भेद हुआ था, सायन के कारण भेद नहीं हुआ था। सायन वाले तो प्रतिवर्ष सारे त्योहार 1 महीना पहले मना रहे हैं। अब उनको कौन सत्य है कि सत्य क्या है असत्य क्या है? हमें किसी का नाम नहीं लेना है, किसी का नाम लिए बगैर काम करना है, न किसी के पंचांग का नाम लेना है। बात करनी है, अपने को साधारण बात करनी है। और बोले कोई प्रश्न हो तो? गुरुजी दिवाकर भोगना उत्तरकाशी, ये दृग गणित दृश्य गणित क्या है गुरुजी? दृश्य गणित का अर्थ है जो प्रत्यक्ष दिखता हो वही दृश्य है, और जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता हो वो स्थूल गणित है। और गुरुजी ये चित्रा पक्ष, ये जो केतकी है गुरुजी, ये निर्यण गणित है या सायन गणित है? भारत में जितने भी पंचांग निर्माण की गणित है सब निर्यण है, कोई भी सायन नहीं। सूर्य सिद्धांत ले लो, सिद्धांत शिरोमणि ले लो, पंच सिद्धांतिका में गिन लो भले उनको, और इसके बाद ग्रह लाघव ले लो, करण कुतूहल ले लो, ब्रह्म सिद्धांत ले लो, केतकी ग्रह गणित ले लो, ज्योतिर्गणितम ले लो, ज्योतिर्गणित कौमुदी ले लो, आपका वैजंती नाम पंचांग गणितम ले लो,
आपका मराठी ग्रह गणितम ले लो, ग्रह गणित मालिका ले लो, ये सब निर्यण पद्धति पे ही चलते हैं। बहुत सारे करण ग्रंथ हैं, तंत्र ग्रंथ हैं और सिद्धांत ग्रंथ है, वो सब निर्यण पर लिखे गए हैं। कोई कहता हो कि भाई ये सायन पर लिखे गए हैं तो एक आध ग्रंथ मुझे भी बताना। और कुछ? गुरुजी ये जो दसम लगन सारणी है ना गुरुजी। हाँ हेलो, इसमें हाँ। अक्षांश 0 कला विकला अक्षांश 00 के है, इसमें 63 पेज पर, पेज नंबर 63 पर जो कला विकला साधक सारणी है ना। हाँ तो इसकी अक्षांश तो 00 दे रखे इस पर, उसी से लेने हैं कि दसम लगन सारणी। आपको तो सायं दशम लग्न सारणी लेना है और वो 00 की कला विकला साधक सारणी लेना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो अक्षांश 00 का अर्थ ही दशम लग्न है। ठीक है। हाँ, अयनांश घटा देंगे, 17 में से 9 8, 10 में से 5 5, 8 बचे, 0 बचा, 6 में से 4 2, इधर 1 लिया, 3 में से 2 गया 1, 9। निर्यण लग्न स्पष्ट। ये निर्यण लग्न कौन सा? दशम। निर्यण लग्न दशम स्पष्ट, मतलब भले आगे लिख दो इसको, यहां पर दशम लग्न, इसको दशम भाव भी कहते हैं। ये निर्यण दशम हुआ, ये निर्यण लग्न स्पष्ट हुआ। वैसे ज्योतिष एक अथाह सागर है, इन प्रश्नों को अगर अपन करते रहें तो कभी समाप्त होने वाले नहीं है, क्योंकि 3 महीने के अंदर आप बहुत कुछ अधिक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पंचांग निर्माण कर पाएंगे। अब उनकी उपपत्तियां भी देखने जाएं तो उपपत्तियां नहीं लिख सकते अपन, उपपत्तियों की जानकारी नहीं ले सकते हैं कि भाई ये कैसे आया, ये क्यों आया, उन सब चीजों को नहीं बता सकते हैं। उनको बताने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए। 1 वर्ष तक लगातार अगर अध्ययन करें तो सारी चीजें सीखी जा सकती है। विधियां कई भरी पड़ी है, तरीके कई हैं, करण ग्रंथ कई हैं, तो उन सब में अलग अलग भेद है। अभी तो आपको महापात वगैरह बहुत सारी गणितें सीखना है, तो अपन गणित पे ही चलेंगे तो ठीक रहेगा। ये निर्यण और सायन का विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है।